दोस्तों, पेड़ों से घिरी वो सुनसान सड़क दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है। लेकिन उस मंगलवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने 25 साल के ड्राइविंग करियर में कभी किसी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं किया। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो यकीन से परे था। सब कुछ ठीक लग रहा था जब अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। क्या वो सच था या मेरी आंखों का धोखा? मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। एक पल लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ? दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी अकेले सफ़र करने से डरें। उम्मीद है कि कल की कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। आपके ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर के रात के सफ़र की, जहाँ अंधेरा, सन्नाटा और रहस्य से भरी सड़कें उसका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये कहानी इतनी मज़ेदार है कि आप सुनने लगेंगे तो चैनल से जुड़ने का टाइम शायद मिल ही ना पाए। तो दोस्तों, अब कमर कस लीजिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपको हैरान कर देने वाला है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं अपने विजय के साथ ड्राइविंग का काम करता हूँ। ड्राइविंग में मैंने हमेशा से ही अपने बॉस के नीचे काम किया। हमारा ठेकेदार जो हमें काम बताता था, हमें वही काम करना पड़ता था। एक रात हमें पता चला कि हमें अर्जेंट गुजरात में डिलीवरी करने के लिए निकलना है। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम गुजरात की तरफ कई बार सफ़र कर चुके थे और हमारे लिए यह काम थोड़ा आसान था, इसलिए शायद बॉस ने हमें ही चुना था। बॉस का भरोसेमंद आदमी होने की वजह से मैं उनको मना नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर दर्द के साथ साथ मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेरा ड्राइविंग का काम विजयपाल संभाल लेगा, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत ट्रक ड्राइविंग करनी आती थी। रात के लगभग 11 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी हम ट्रक लेकर निकल पड़े, क्योंकि रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ऐसे में हमारे लिए रास्ता जल्दी जल्दी निकल जाता है। हमें अपनी ट्रक लेकर निकले हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे बीत चुके थे। हमारी ट्रक रफ्तार से भागती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब हल्की हल्की की थकावट ने मेरे शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ट्रक को चला पाना अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी विजय की तरफ देखते हुए कहा, भाई लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करना होगा। ऐसे में तू एक काम कर, थोड़ी बहुत ट्रक तू चला ले। उस वक्त विजय को भी ट्रक चलाने का काफ़ी शौक था, इसलिए मैंने जैसे ही विजय को ट्रक चलाने का ऑफर दिया तो वह तुरंत ही तैयार हो गया और उसने कहा, अरे उस्ताद, अब चिंता मत करो, ट्रक चलाने का काम तो मैं बहुत ही आराम से कर लूँगा। बाद में मैं विजय के पास वाली सीट पर बैठकर आराम से सोने की कोशिश करने लगा और विजय बहुत धीमी रफ्तार से ट्रक चला रहा था। उस टाइम मैंने विजय को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नया ड्राइवर था। ऐसे में मैंने सोचा कि वह जिस तरह से ट्रक चला रहा था वैसे ही ठीक था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक कहीं पर रुकी हुई हो और बाहर की ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही हो। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि मेरे पास वाले ड्राइविंग सीट के ऊपर विजय नहीं था। विजय को वहां पर ना पाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने 2-3 बार विजय को आवाज़ मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वह फ्रेश होने के लिए बाहर गया हो, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उसने थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब विजय मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसके बाद मैंने अपने बगल का दरवाज़ा खोलकर ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने देखा कि ट्रक से नीचे का माहौल बड़ा ही शांत था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ था और हम इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में थे। वैसे तो उस तरफ का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाकों से घिरा रहता था, लेकिन अब हम जिस रास्ते में सफ़र कर रहे थे शायद उससे जंगल वाला खाना रास्ता दूसरा नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपने खलासी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया,
मेरी आवाज़ वहाँ चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे की तरफ घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि ये मेरा कलासी ही था। अपने कलासी को अपने पीछे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ा हुए बोला, अरे भाई तू पागल है या? कितनी देर से मैं तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। इस पर मेरे कलासी ने बताया कि उसके पेट में बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था। उसके बाद मैंने अपने कलासी से कहा, चलो अब हमें जल्दी से निकलना है, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी करना है। मेरी बात सुनकर मेरे कलासी ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। अब तक मेरा कलेजा अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ चुका था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दहशत की शुरुआत तो यहाँ से होने वाली है। हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ चुके थे। अभी भी नींद के झटकों ने मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने कलासी से कहा, कहाँ भाई एक काम कर, आज की रात तू ही ट्रक को ड्राइव करता रहा, थोड़ी देर के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनकर कलासी ने फिर से धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर रहा था। मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सर को सीट के ऊपर रखा और फिर से अपनी आंख बंद करके सोने लगा। लगभग 4 से 5 मिनट बीतने के बाद अचानक ट्रक में एक बहुत ज़ोर का झटका खाया। ये झटका इतना ज़ोर का था कि मेरा सर सीट से होता हुआ डिवाइडर से टकरा गया। एक बार के लिए मुझे अपने कलासी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे सामने की तरफ देखने को कहा। उसके इशारे के मुताबिक जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खाली पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई तेरा दिमाग ठीक तो है ना? लगता है आज तूने चुपके चुपके 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगा लिया है, इसलिए तुझे सड़क के ऊपर भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। तू एक काम कर, ड्राइविंग का छोड़ और मेरे बगल में आकर बैठ, वरना आज रात तू मुझे मरवा देगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने कलासी को बगल वाले सीट पर बैठा दिया और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी भी मेरे कलासी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था जैसे उसने कोई बहुत भयानक दृश्य देख लिया हो। उसके बाद मैंने ट्रक में गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ताज्जुब की बात तो ये हो रही थी कि जिस तरह से मेरा कलासी ट्रक चलाने से डर रहा था, मुझे उस तरह से एक भी बार डर नहीं लगा और मैंने बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना जारी रखा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान का विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन हो। मेरे कलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी ट्रक को आराम से चलाना, ट्रक के नीचे की तरफ कोई आदमी दबा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी बेचैनी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि हो सकता था कि उसने किसी को टक्कर मारी हो, ट्रक के नीचे वाले हिस्से में फंस गया हो। उसके बाद मैंने अपने कलासी की तरफ देखते हुए कहा, अब तूने किसको ठोक दिया यार? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ट्रक को साइड में रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे साथ साथ मेरा कलासी भी नीचे उतर गया था, लेकिन उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में अब मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर हमने किसी को टक्कर मारी थी तो फिर हमारा फंसना भी कंफर्म था, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने अपने खलासी से बड़े ही धैर्य के साथ पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि जब वह ट्रक ड्राइव कर रहा था तो सपाट पड़ी सड़क के बीचों बीच एक महिला नजर आई। जैसे ही उसने उस महिला को देखा तो वह उसे देखकर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके डरने के लिए इतना काफ़ी था। इससे पहले कि वह ट्रक को काबू कर पाता, ट्रक उस महिला को टक्कर मारकर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इसने ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा पैग लगाया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। इसलिए मैंने उसे कहा, भाई तू एक काम कर, तू इस बगल वाली सीट पर बैठा रह और चुपचाप बैठकर आराम कर। मुझे लगता है तूने सच में ज़्यादा ही पी रखी है।
अभी मेरी बात खत्म ही हुई थी कि एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही हो। उस आवाज़ ने वहाँ की खामोशी को तोड़ दी। एक बार के लिए मैं और मेरा खलासी, हम दोनों बुरी तरह से हैरान थे। हमने अपने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जिन्न का इलाका है। यहाँ पर भयानक जिन्न रहते हैं। कहाँ? अरे भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तूने पी रखी है तो क्या तू मुझे पागल समझ रहा है? इन चीज़ों पर विश्वास करना तुम्हें बेवकूफ़ बनाता, समझ में आई बात। इतना कहकर मैं हंसने लगा और फिर मैंने उसे कहा, हो सकता है चलती हुई ट्रक के पीछे वाली हिस्से में कोई महिला चढ़ गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका था कि कई महिलाएं मजबूरी के चलते ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाती थी। मैंने पीछे की तरफ लगे हुए कांच में देखना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे ट्रक के अंदर सामान लदा हुआ था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद उस आवाज का आना एकदम से बंद हो गया। यह सब इतना जल्दी हो रहा था कि कोई भी इनका एहसास करके हैरान हो जाए। तो मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, हमें लगता है हमें ऐसे ही कोई आवाज सुनाई दी है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने सफर को अंजाम देने लगा। ट्रक की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी थी और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम शिम के कुछ खूबसूरत जगहों में प्रवेश कर चुके थे। इधर मेरे खलासी का डर लगातार बढ़ रहा था। अब मेरी नींद भी मानो कोसों दूर हो चुकी थी और अब मेरी आंखों में मनाली के उस खूबसूरती के दृश्य थे जिसे देखकर हर कोई उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी मेरे खलासी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद जी देखो, सड़क के बीच में कोई है। उसके कहे मुताबिक फिर से जबरन सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि सच में सड़क के बीच में कोई महिला नजर आ रही थी। पहले तो मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया था। हालांकि मेरा पांव अभी भी ब्रेक के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ही उस महिला को कुचलना चाहती है। लेकिन ना ही तो उस वक्त ट्रक मेरे काबू में था और ना ही ट्रक को ब्रेक लगाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त ट्रक से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके बाद ट्रक उस महिला के एकदम करीब चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने छाए हुए उस अंधेरे की वजह से सामने की तरफ देख पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रक उस औरत को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। इधर में मेरे खलासी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। हालांकि वह इस स्थिति का सामना पहले ही कर चुका था, तो ऐसे में वह ज्यादा हैरान नहीं था, लेकिन मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देख की कोशिश की तो अब मुझे सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ सुनसान पड़ी सपाट सी सड़क दिखाई दे रही थी। आजू बाजू में लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ से हमारी ट्रक के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं गुजर रहा था। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो मौसम हमें एकदम साफ दिख रहा था, अब वो बादलों से भर गया था। काले काले बादल बड़ी जल्दी आसमान को घेरने में लगे थे। इधर मेरा खलासी और ज्यादा घबरा रहा था। तभी मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद, आप जिस महिला को एक सामान्य औरत समझ रहे हैं, वह कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि हैवानियत की दुनिया की एक जिन्न, जिससे सामना करना हमारे बस में नहीं है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करें यार। अब हम मेरे सवाल का मेरे खलासी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, यार हम यहाँ से ट्रक को निकालने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपनी ट्रक को दोबारा उसी रफ्तार से चलाया तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं जो मैंने अभी अभी देखे हैं। ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है भाई, हमें क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनकर एक बार के लिए वह भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है आज रात के लिए हमें ट्रक को ड्राइव नहीं करना चाहिए और इसी इलाके में रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तिलमिला उठा और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, अरे पागल है क्या भाई, तूने खुद ही अभी अभी बोला कि यह इलाका भूतों का है। हाँ, पर नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं और अब तू खुद ही बोल रहा है
कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा क्लासी मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उस्ताद जी, अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम ट्रक ड्राइव करते हैं तभी वो महिला हमारे सामने नजर आती है। जैसे ही हमारी ट्रक रुक जाती है तो वह अचानक से गायब हो जाती है। मेरे क्लासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यह इलाका भी तो सही नहीं है। हमें किसी भी हालत में इस जगह को पार करना होगा। मुझे पता है, यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ढाबा नजर आएगा। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर से यह खतरा टल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा क्लासी थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट की और ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वह भयानक शक्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं इस जगह से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने पहले भी रात में कई बार यहाँ पर सफ़र तय किया है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों का एहसास नहीं किया। मैं एक बात जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण यह नकारात्मक शक्ति हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी। खैर, धीरे धीरे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज़ चल रही थी कि आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ, जब तुम नीचे उतरे थे तब तुमने किसी भूत जैसी चीज़ का एहसास किया था या फिर नहीं? इस पर मेरे क्लासी ने बताया कि जब वह फ्रेश होने के लिए नीचे उतरा था तो उस घने जंगल में किसी भी ऐसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ उसे, लेकिन वहाँ एक बोर्ड ज़रूर लगा हुआ था जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था या मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में इस कहानी की ओर भी सस्पेंस आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो